हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आनंद परमार क्लासेस पर। दोस्तों, प्राचीन भारत जो है लगभग खत्म होने वाला है और मैंने आप लोगों को दक्षिण भारत के 2 पार्ट पढ़ा दिए थे। आज जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा दक्षिण भारत के राजवंश का पार्ट नंबर 3, ठीक है। इसमें अपन दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हैं उनको सारे के सारे राजवंशों को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को इसके पहले जो 2 लेक्चर पढ़ाए संगम काल और पार्ट नंबर 2 वाला वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पल्लव वंश, उसके बाद एक अगला वंश बताया था मैंने आप लोगों को चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश की 2 शाखा थी, एक वातापी के चालुक्य और एक वेंगी के चालुक्य। इनके समाप्ति के बाद, वातापी के चालुक्यों की समाप्ति के बाद एक दंती दुर्ग आया था और उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ये मैं कल आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। ये पार्ट नंबर 3 रहेगा अपना। और मैं बात करता हूं दोस्तों कि पल्लव जो चालुक्य वंश है, ठीक है, कौन सा वंश है? चालुक्य वंश है। चालुक्य वंश की एक शाखा कौन सी थी? वातापी के चालुक्य। और इसका एक शासक था, उसका नाम है दोस्तों कीर्तिवर्मन सेकंड। और इस कीर्तिवर्मन सेकंड को किसने हराया था? तो उस दंती दुर्ग ने हराया था। और दंती दुर्ग ने हराकर एक नए वंश की स्थापना की थी और उस नए वंश को क्या बोलते हैं दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश। तो आज अपने को यही से पढ़ना है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालते हैं अपन राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। अब राष्ट्रकूट वंश अपने को डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ मैंने हेडिंग डाला दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। ये दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इनसे आते ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है उसको बोलते हैं दोस्तों दंती दुर्ग, ठीक है। इस दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो दंती दुर्ग के बाद, इस दंती दुर्ग के बाद अगला जो शासक आया था वो आया था दोस्तों कृष्ण प्रथम, ठीक है। कृष्ण प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए बात करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा एलोरा की गुफाएं, ठीक है। तो एलोरा की गुफाओं को, एलोरा की ठोस चट्टानों को काटकर, ठीक है, किनको? एलोरा की ठोस चट्टानों को काटकर इसने दोस्तों यहाँ पे मंदिर बनवाए थे, ठीक है। इसने क्या बनवाए थे? मंदिर बनवाए थे, ठीक है। एलोरा की ठोस चट्टानों को काटकर मंदिर किसने बनवाए थे दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने। बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। एग्जाम ये पूछा है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया? तो किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इनका निर्माण करवाया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस कृष्ण प्रथम ने एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर यहाँ मंदिर बनवाए थे। और मंदिर कौन से बनवाए थे? तो कैलाशनाथ मंदिर बनवाए थे, ठीक है। चलिए अगला जो शासक है दोस्तों, अगले शासक की बात करते हैं अपन। तो अगला जो शासक है उसकी बात करते हैं अमोध वर्ष, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूं। तो अपने को इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, मतलब परीक्षा की दृष्टि से जितने इंपॉर्टेंट है शासक वही पढ़ना। यूं तो बहुत सारे शासक हुए थे, ठीक है। मतलब इसके पहले दोस्तों बात करते हैं, ध्रुव फर्स्ट भी हुआ था अमोघ वर्ष के पहले, उसको धारा वर्ष भी बोलते थे, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगला कौन सा शासक है दोस्तों? अमोध वर्ष। अमोध वर्ष जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो इसने कन्नड़ भाषा में, ठीक है, कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती थी? तो कन्नड़ भाषा जो है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश में बोली जाती थी, ठीक है। तो कन्नड़ भाषा में दोस्तों इसने कविराज मार्ग की रचना की, ठीक है। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, इस अमोध वर्ष ने ही दोस्तों, किसने? अमोध वर्ष ने मान्य खेत को राजधानी बनाया अपनी, ठीक है। मान्य खेत को क्या बनाया दोस्तों? राजधानी बनाया, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश के लोगों की राजधानी कौन सी थी? मान्य खेत। और मान्य खेत को राजधानी किसने बनाया? अमोध वर्ष ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो अमोध वर्ष से 2-3 बातें याद रखना है कि कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की उपाधि धारण करी, सॉरी माफ कीजिएगा, कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की और एक मान्य खेत को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। अमोध वर्ष के बाद जो अगला शासक आया
उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके बाद एक इंपॉर्टेंट शासक आया और वो है दोस्तों कृष्ण थर्ड, ठीक है। उनका नाम क्या है? कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड जो है दोस्तों, ये इस राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। अंतिम शासक नहीं था, अंतिम महान शासक था, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन है दोस्तों? कृष्ण थर्ड। अंतिम शासक बिल्कुल नहीं है, अंतिम महान शासक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। चलिए दूसरी बात, इसने दोस्तों शांति पुराण की रचना की थी, ठीक है। शांति पुराण की रचना की थी, ठीक है। शांति पुराण की क्या करी थी? रचना, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? शांति पुराण के लेखक कौन है? तो शांति पुराण के लेखक है दोस्तों कवि पोन्नन, ठीक है। कवि पोन्नन। क्लियर इतनी बात? ठीक। तो कृष्ण थर्ड जो है ये अंतिम महान शासक है किसका? राष्ट्रकूट वंश का। उसके बाद इसकी के समय शांति पुराण की रचना हुई और किसने की? वो तो कवि पोन्नन ने। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। कृष्ण थर्ड के बाद एक अंतिम शासक आया और उस अंतिम शासक का नाम है दोस्तों कर्क, ठीक है। ये कर्क जो है ये राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन है? कर्क है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। कर्क का युद्ध हुआ, ठीक है। कर्क का क्या हुआ दोस्तों? युद्ध हुआ। और युद्ध किससे हुआ? तो तेलप सेकंड से हुआ, ठीक है। अब ये तेलप सेकंड है क्या? ठीक है। तो तेलप सेकंड जो है दोस्तों ये चालुक्य वंश का राजा था, ठीक है। चालुक्य वंश से संबंध था। अभी आप लोगों को लगा कि अपन ने तो वातापी और वेंगी के दोनों चालुक्य पढ़ लिए, तो कल्याणी के चालुक्य अभी बचे हुए हैं, इनके बाद कल्याणी के चालुक्य आएंगे, ठीक है। तो ये चालुक्य वंशों की कल्याणी शाखा का एक राजा था। कौन? तेलप सेकंड। और ये तेलप सेकंड जो है ये दोस्तों जीत गया था युद्ध में, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क, युद्ध किससे हुआ? तेलप सेकंड से। जीता कौन? तेलप सेकंड। तेलप सेकंड जो है कल्याणी के चालुक्यों का जो है प्रतापी शासक था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो वो दंती दुर्ग ने की। उसके बाद एक महान शासक आए, उनका नाम क्या है दोस्तों? कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर वहां पर कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद अगले जो शासक है वो है अमोधवर्ष। अमोधवर्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी और उसके बाद मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। उसके बाद आया दोस्तों कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके काल में शांति पुराण की रचना की थी और लेखक कौन है दोस्तों? तो लेखक है दोस्तों कवि पोन्नन, ठीक है। उसके बाद अंतिम शासक है कर्क। कर्क का युद्ध किससे हुआ? तेलप सेकंड से। तेलप सेकंड कहाँ के राजा थे? तो कल्याणी के चालुक्यों की शाखा के राजा थे और तेलप सेकंड इसमें क्या हो गए थे दोस्तों? जीत गए थे, ठीक है। चलिए तो ये तो हुआ दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के लोगों की बात, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आती है कि एलोरा, कहां? एलोरा प्लस एलिफेंटा, ठीक है। एलोरा प्लस एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया है? तो वो करवाया है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि एलोरा प्लस एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने। कुल कितनी गुफाएं हैं? तो वहां पे है 34 गुफा। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है। और उसमें 34 गुफाओं में 3 धर्म के मंदिर बने हुए हैं। कौन कौन से? एक हिंदू धर्म के, एक बौद्ध धर्म के और एक जैन धर्म के, ठीक है। तो पहली गुफा से लेकर 12 तक, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक यहाँ पे है बौद्ध मंदिर, ठीक है। फिर 13 से लेके 29 तक है दोस्तों यहाँ पे हिंदू मंदिर, हिंदू धर्म के मंदिर, ठीक है। और उसके बाद 30 से लेके 34 तक यहाँ पर है जैन मंदिर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कि एलोरा एलिफेंटा में 1 से 12 तक कितने कौन से मंदिर है? बौद्ध मंदिर। 13 से 29 तक हिंदू मंदिर और 30 से 34 तक जैन मंदिर है, ठीक है। इतना है राष्ट्रकूट वंश से वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अगला हेडिंग जो रहेगा अपना दोस्तों वो रहेगा कल्याणी के चालुक्य, ठीक। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ दोस्तों कल्याणी के चालुक्य, ठीक है।
कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना किसने की? तो कल्याणी के पहले तो इनकी राजधानी देख लेते हैं, ठीक है। तो कल्याणी के चालुक्यों की जो राजधानी है वो है दोस्तों हैदराबाद, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद। हैदराबाद जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक राजा था वातापी के चालुक्य का, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश जो है वेंगी जो जगह है उसको जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का राजा बनाया था, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, इन लोगों ने मान्यखेत से, क्योंकि राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत। तो मान्यखेत को राजधानी हटाकर कौन सी राजधानी बताया था? हैदराबाद राजधानी बनाया था, ठीक है। कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक कौन है? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, इसका संस्थापक कौन है? तेलप सेकंड, ठीक है। तेलप सेकंड क्यों है? क्योंकि तेलप सेकंड ने राष्ट्रकूट के अंतिम राजा कर्क को हराकर कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, तेलप सेकंड जो है ये तो संस्थापक हो गया। तो अगला जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है दोस्तों विक्रमादित्य, विक्रमादित्य 6, ठीक है, या विक्रमादित्य षष्ठ, ठीक है। ये विक्रमादित्य षष्ठ मतलब विक्रमादित्य जो है 6वें नंबर के थे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया, ठीक है। विद्वानों को अपने राज दरबार में क्या दिया दोस्तों? संरक्षण दिया, जिनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से है? तो देखिए बात करते हैं। पहले जो है उनका नाम है, पहले जो विल्हण, ठीक है। और विल्हण की एक रचना है, उस रचना का नाम है दोस्तों विक्रमांक चरित, ठीक है। पहले जो इंपॉर्टेंट विद्वान है वो है विल्हण, और विल्हण की एक रचना है विक्रमांक चरित। एक और है दोस्तों, उनका नाम है विज्ञानेश्वर, ठीक है। विज्ञानेश्वर की एक रचना है कौन सी? मिताक्षरा। और ये मिताक्षरा जो है दोस्तों ये हिंदू विधि ग्रंथ है, ठीक है। हिंदू विधि ग्रंथ है। क्या है? मिताक्षरा जो है हिंदू विधि ग्रंथ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो विक्रमादित्य श्रेष्ठ जो है दोस्तों, इन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया। दो विद्वान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है विल्हण। विल्हण ने दोस्तों क्या किया? तो विल्हण ने विक्रमांक चरित की रचना की है। दूसरे विद्वान है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है। मिताक्षरा क्या है? तो ये हिंदू विधि ग्रंथ है, ठीक है। इस विक्रमादित्य षष्ठ के बाद जो अगले राजा है वो आए दोस्तों तेलप थर्ड, ठीक है। तेलप थर्ड। विक्रमादित्य थर्ड के बाद, माफ कीजिएगा, विक्रमादित्य षष्ठ के बाद जो अगले राजा है वो है दोस्तों तेलप थर्ड। तेलप थर्ड जो है दोस्तों ये कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये पहले तो ये बात कीजिए कि तेलप थर्ड जो है ये कल्याणी के चालुक्यों के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो कल्याणी के चालुक्यों के अंतिम शासक कौन है? तो कल्याणी के चालुक्यों के अंतिम शासक कौन है दोस्तों? तेलप थर्ड। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कल्याणी के चालुक्यों का यहाँ पर पतन हो गया, किनके समय पर? तेलप थर्ड के समय पर, ठीक है। आगे ये कल्याणी के चालुक्यों को यादव वंश के लोगों ने, ठीक है, किन वंश के लोगों ने? यादव वंश के लोगों ने इनको मार गिराया और इस पर अधिकार कर लिया। यादव वंश मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उत्तर भारत में फिर बाद में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो कल्याणी के चालुक्यों का आखिरी राजा कौन है? तेलप थर्ड, ठीक। तो ये हुआ दोस्तों कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य जो है, मैं एक बार और से रिवाइज करवा देता हूँ कि कल्याणी के चालुक्य जो है दोस्तों, इसको रिवाइज करवा देते हैं एक बार। कल्याणी के जो चालुक्य है कौन से? कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। इसका संस्थापक कौन है? तो उसका संस्थापक है दोस्तों तेलप सेकंड, ठीक है। तेलप सेकंड के बाद इंपोर्टेंट एक राजा है, उनका नाम है दोस्तों विक्रमादित्य षठ या विक्रमादित्य 6, ठीक है। 6वें विक्रमादित्य नंबर के थे ये, ठीक है। इन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया। दो विद्वान इंपोर्टेंट है, एक विल्हण। विल्हण की रचना कौन सी है दोस्तों? विक्रमांक चरित। एक और है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर की रचना कौन सी है? मिताक्षरा, ठीक है। विक्रमादित्य षष्ठ के बाद एक अगले राजा है और वो है दोस्तों तेलप थर्ड। तेलप थर्ड जो है ये कल्याणी के चालुक्यों के अंतिम शासक थे और इनके बाद जो है कल्याणी के चालुक्यों का पतन हो गया और यादव वंश के लोगों ने इन पे अधिकार कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इनके पतन के बाद जो है दोस्तों कुछ एक और नया वंश आया और उस नए वंश का नाम है दोस्तों चोल वंश। मैंने आप लोगों को बढ़ाया था संगम काल में 3 वंश आए थे, चेर, चोल, पांड्य, ठीक है। उसी में वापस चोल वंश का उदय हुआ। कब हुआ?
तो वो हुआ दोस्तों 850 से 1290 ईस्वी तक ये चला, मतलब 9वीं ईस्वी में वापस इनका उदय हुआ। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और इस समय 9वीं शताब्दी में जो है इनकी स्थापना की थी, वो संस्थापक जो है वो है दोस्तों, संस्थापक का नाम है विजयालय, ठीक है। इस संस्थापक का नाम क्या है? विजयालय, ठीक है। चोल वंश का 9वीं शताब्दी में उदय हुआ, 850 से 1290 तक इनका वंश चला, और स्थापना या संस्थापक किसने कौन है? तो ये है दोस्तों विजयालय, ठीक है। विजयालय संस्थापित होने के बाद दोस्तों इसने एक राजधानी बनाई, और उस राजधानी का नाम है दोस्तों तंजौर, ठीक है। कौन सी राजधानी है? तंजौर। मैंने आप लोगों को संगम काल में पढ़ाया था, इसके पहले के लेक्चर के भी पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ना, कि चोल वंश के लोगों की राजधानी ही कौन सी थी? तो उनकी राजधानी थी दोस्तों कौन सी? तंजौर, तंजावुर, ठीक है। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ, ठीक है। यहीं से निकल कर आया दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तंजौर। क्लियर है इतनी बात? तो चोल वंश के लोगों का संस्थापक कौन है? विजयालय, और इनकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? तंजौर या तंजावुर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस चोल वंश की संस्थापक जो है वो विजयालय है, और विजयालय के बाद एक अगले प्रमुख जो राजा है उनका नाम है दोस्तों परांतक फर्स्ट, ठीक है। नाम क्या है? परांतक फर्स्ट। और परांतक फर्स्ट के समय एक युद्ध हुआ था, ठीक है, एक आक्रमण हुआ था। वो किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों कृष्ण थर्ड ने। कृष्ण थर्ड मैंने अभी पढ़ाया इसके पहले आप लोगों को, कि कृष्ण थर्ड जो है कहाँ के राजा थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। क्लियर है इतनी बात? इस युद्ध में जो है दोस्तों इस परांतक प्रथम का जो है बेटा जो है मर गया था, ठीक है, बेटा मर गया। क्लियर इतनी बात? परांतक फर्स्ट जो है ये कल्याणी के चालुक्यों के एक प्रतापी शासक हुए। इनका युद्ध हुआ कृष्ण थर्ड से, और कृष्ण थर्ड राष्ट्रकूट वंश का राजा था, और इसमें दोस्तों इनका बेटा जो है मर गया। किनका बेटा? परांतक फर्स्ट का, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों इस युद्ध को बोलते हैं तक्कोलम का युद्ध, ठीक है, तक्कोलम का युद्ध, ठीक, तक्कोलम का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तकोलम का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ? तो एक परांतक फर्स्ट और एक कृष्ण थर्ड। परांतक फर्स्ट जो है ये चोल वंश के राजा थे, और कृष्ण थर्ड कहाँ के थे? ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, ठीक है। परांतक फर्स्ट जो है दोस्तों इस युद्ध में हार गए थे, और जीत कौन गया था? कृष्ण थर्ड जीत गया था, ठीक है। इनके बाद जो है दोस्तों एक अगला शासक आया प्रमुख, और उसका नाम है दोस्तों राजराज प्रथम, ठीक है। परांतक फर्स्ट के बाद अगले प्रमुख जो राजा है वो है राजराज प्रथम, ठीक है। राजराज प्रथम जो है ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था दोस्तों? राजराज प्रथम। ये किस धर्म को मानता था? तो ये शैव धर्म को मानता था। क्लियर है इतनी बात? शैव धर्म को कौन मानता था? तो ये राजराज प्रथम। इसने भूमि की माप कराई, ठीक है, भूमि की माप कराई, ठीक है, और एक नई पद्धति लाया। उस पद्धति को बोलते हैं दोस्तों कदम्ब, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कि भूमि की माप जो है कदम्ब, नया नाम किसने दिया? तो राजराज प्रथम ने दिया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? राजराज प्रथम से याद रखना कि सबसे शक्तिशाली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शैव धर्म में इंपॉर्टेंट नहीं, परंतु यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कदम्ब भूमि की माप किसने करवाई? तो राजराज प्रथम ने करवाई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। उसी के बाद दोस्तों इसने श्रीलंका पर अधिकार कर, ठीक है, श्रीलंका पर अधिकार कर उत्तरी भाग को जीत लिया, ठीक है, उत्तरी भाग को जीत लिया। तो श्रीलंका पर अधिकार करके उत्तरी भारत को किसने जीता था? सॉरी माफ कीजिएगा, श्रीलंका पर अधिकार करके उत्तरी श्रीलंका को किसने जीता था? तो वो राजराज प्रथम ने जीता था, ठीक है। तो राजराज प्रथम के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि राजराज प्रथम जो है इसने भूमि की माप कराई थी, और भूमि की माप को नाम क्या दिया था? कदम्ब। श्रीलंका पर अधिकार करके उत्तरी श्रीलंका पर इसने जीत लिया था और उस पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। इस राजराज प्रथम के बाद जो है दोस्तों एक अगला शासक आया, और उस अगले शासक का नाम है दोस्तों राजेंद्र प्रथम, ठीक है। क्या नाम है? राजेंद्र प्रथम। क्लियर है इतनी बात? ठीक। राजराज प्रथम के बाद एक अगला शासक आया, और उसका नाम है क्या दोस्तों? राजराज प्रथम। इस सॉरी माफ कीजिए, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के समय
इस चोल वंश का सबसे अधिक विस्तार हुआ, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय हुआ, तो राजेंद्र प्रथम के समय हुआ, ठीक है। इसी के समय दोस्तों एक मास्की का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसी के समय जो है दोस्तों मास्की का युद्ध हुआ था। और मास्की का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो एक तो राजेंद्र प्रथम और एक हुआ था दोस्तों जय सिंह सेकंड, ठीक है। एक है राजेंद्र प्रथम और एक जय सिंह सेकंड। जय सिंह सेकंड कहाँ के राजा थे, तो ये कल्याणी के चालुक्य वंश की का राजा था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम जो है इसके समय जो है दोस्तों चोल वंशों का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसी के समय मास्की का युद्ध हुआ। दो युद्ध हुए थे ना, एक कौन सा हुआ था, एक तकोलम का युद्ध और एक मास्की का युद्ध। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तकोलम का जो युद्ध हुआ था, वो तकोलम का युद्ध हुआ था दोस्तों किन किन के बीच, एक और उसके बाद एक हुआ था दोस्तों मास्की का युद्ध। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो तकोलम का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था दोस्तों कृष्ण थर्ड और परांतक फर्स्ट के बीच। और उसमें परांतक फर्स्ट का जो है बेटा मारा गया था। एक हुआ मास्की का युद्ध। मास्की का युद्ध हुआ किन किन के बीच, एक राजेंद्र फर्स्ट के बीच और एक किसके बीच, जयसिंह सेकंड के बीच। जयसिंह सेकंड कहाँ का राजा था, तो ये चालुक्य वंश का राजा था, ठीक है। इस राजेंद्र प्रथम ने जो है दोस्तों श्रीलंका, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, ठीक है। संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। तो संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता, तो राजेंद्र फर्स्ट ने जीत लिया था, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों बात करते हैं, इसने इस राजेंद्र फर्स्ट के समय ही दोस्तों वेंगी के चालुक्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। किसके समय, वेंगी के चालुक्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित हुए किसके समय, राजेंद्र प्रथम के समय, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस राजेंद्र प्रथम ने ही बंगाल को जीतकर, किसे, बंगाल को जीतकर, ठीक है, एक नई उपाधि धारण की थी और उसे बोलते हैं दोस्तों गंगे कोंड, ठीक है, गंगे कोंड। तो गंगे कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, राजेंद्र प्रथम ने। किसे जीतकर, बंगाल को जीतकर। तो राजेंद्र प्रथम यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी के समय सर्वाधिक विस्तार हुआ, मास्की का युद्ध हुआ, राजेंद्र प्रथम और जयसिंह सेकंड के बीच, चालुक्य वंश का राजा था ये, ठीक। उसके बाद दोस्तों इसने श्रीलंका को जीत लिया था और बंगाल को जीतकर गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों राजेंद्र फर्स्ट के बाद एक और अगला राजा आता है जो है वो है दोस्तों कुलोतुंग, ठीक है। क्या है, कुलोतुंग। राजेंद्र फर्स्ट के बाद जो अगला राजा आता है वो है दोस्तों कुलोतुंग। इस कुलोतुंग ने दोस्तों वेंगी के चालुक्यों को जीत लिया था, ठीक है। वेंगी के चालुक्यों को जीतकर, वेंगी के चालुक्यों को जीतकर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। किसे, वेंगी के चालुक्यों को जीतकर उस वेंगी की जो शाखा थी उसको अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो इस चोल साम्राज्य से एक ही बात निकल के आती है कि ये जो चोल साम्राज्य के लोग हैं ये पहले से ही अपने उत्तराधिकारी जो है निश्चित कर देते थे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इस कुलोतिंग के बाद एक अगला शासक आया, उस अगले शासक का नाम है दोस्तों राजेंद्र थर्ड, ठीक है। राजेंद्र थर्ड जो है ये अंतिम चोल शासक था, ठीक है। राजेंद्र थर्ड जो है ये अंतिम चोल शासक हुआ। चोल वंश का अंतिम शासक कौन है, राजेंद्र थर्ड। मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि चोल वंशों की ये खासियत थी कि ये अपने उत्तराधिकारी जो है ये शुरू में ही घोषित कर देते थे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये हुए दोस्तों दक्षिण भारत के सारे राजवंश। मैंने आप लोगों को पूरा डीप में पढ़ा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चोल वंश को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि चोल वंश का संस्थापक जो है दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखिए कि 9वीं शताब्दी में इनका वापिस उदय हुआ। संस्थापक कौन है, तो विजयालय। विजयालय के बाद अगला शासक आया, उसका नाम है को परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट के समय एक युद्ध हुआ, तकोल्लम का युद्ध। किन किन के बीच, एक कृष्ण थर्ड राष्ट्रकूट वंश का राजा और एक परांतक फर्स्ट। उसमें परांतक फर्स्ट का बेटा मारा गया था, ठीक है। परांतक फर्स्ट के बाद जो है दोस्तों अगले राजा है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो है ये शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, मतलब शिव धर्म को मानते थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ही तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनाया था और इन्होंने श्रीलंका को जीतकर इसके उत्तरी हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
आगे बात करते हैं, राजराज प्रथम के बाद एक अगले शासक आए, उनका नाम है राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट ने जो है दोस्तों वेंगी के चालुक्य से वैवाहिक संबंध बनाए। इन्होंने ही दोस्तों बंगाल को जीतकर गंगे कोंड की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे की बात करते हैं, तो इन्हीं के या इस राजेंद्र फर्स्ट के समय ही दोस्तों एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध को बोलते हैं मास्की का युद्ध। मास्की का युद्ध किन किन के बीच हुआ? राजेंद्र फर्स्ट और एक चालुक्य वंशों की या चालुक्य वंश की कल्याणी के चालुक्य वंश की एक शाखा का राजा था, उसका नाम था जयसिंह सेकंड। तो जयसिंह सेकंड का और राजेंद्र फर्स्ट की लड़ाई हुई, ठीक है, और इसने बंगाल को जीतकर गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला राजा है कुलोतुंग। कुलोतुंग जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसने वेंगी के चालुक्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। इसके बाद चोल वंश का आखिरी राजा है, उस राजा का नाम क्या है दोस्तों? राजेंद्र थर्ड। ये चोल वंश का अंतिम राजा था। क्लियर है इतनी बात? तो इस चोल वंश के समाप्त होने के बाद जो है दोस्तों ये दक्षिण भारत का इतिहास समाप्त होता है। अभी अपना उत्तर भारत का इतिहास और बचा हुआ है। उत्तर भारत का इतिहास मैंने पहले आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें बहुत सारे राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, तो उनको पूरा एक एक वंश को मेरे को अलग अलग सेपरेट आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सेन वंश है, कारकोट है, उत्पल है, लोहार है, चंदेल वंश है, परमार है, प्रतिहार है, गुर्जर है, सोलंकी है, ये सारे के सारे वंश मैंने आप लोगों को एक एक करके फिर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग 2-3 लेक्चर में उसको भी अपन खत्म कर देंगे। चोल वंशों में एक खासियत थी कि अपने उत्तराधिकारी या अपना राजा जो है ये पहले ही घोषित कर देते थे, ठीक है। तो दोस्तों इस दक्षिण भारत के समाप्त होने के बाद उत्तर भारत चलेगा। उत्तर भारत के समाप्त होने के बाद जो है ये प्राचीन भारत जो है अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल डीप में पढ़ाया मैंने आप लोगों को, है ना। इतना पढ़ने के बाद आप लोग किसी भी दुनिया की किताब लगा लीजिए, एक एक क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। और इसके बाद जो है दक्षिण भारत का इतिहास जो है या वंश खत्म होने के बाद जो है दोस्तों इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म जो है ये पहले ही उदय हो चुका था, मतलब 622 ईस्वी के करीब यहाँ पे जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इसको उदय कर दिया था, परंतु ये धीरे धीरे चलता गया था, ठीक है। और इन्हीं के में दोस्तों कुछ अरबी आक्रमण होंगे, कुछ तुर्क आक्रमण होंगे, वो पढ़ेंगे अपन मध्यकालीन भारत में। मैंने शुरू में भी बताया था आप लोगों को कि 3 तरह के इतिहास है, एक प्राचीन इतिहास, ये एक मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है लगभग 2-3 लेक्चर में अपना खत्म हो जाएगा और इसके बाद चलेगा अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो बने रहिए, क्वेश्चन एक एक बनेगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। लॉकडाउन में जो है आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। थैंक यू।